हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया जैसे हमने कल जो है हमारा डिलीटेड पोर्शन ऑफ आर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से ना जरा उसको निपटा देंगे, फिर हम हमारे अकाउंट्स पे आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। हमने जो है कल की वीडियो में हमने करा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम जो डिलीटेड पोर्शन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भैया जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, भाई कर लो कर लो। लास्ट डेज आर हेयर फाइनली। आपके मात्र कितने, आज आपकी 25 हो गई, तो गिनती के 20 दिन बचे हैं। अब 20 दिन में भी अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करोगे, भैया 20 दिन के लिए ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो मटेरियल, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डालने वाला, क्विजेस चल रही हैं, क्विजेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, तो मेक श्योर भैया जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो प्लीज हैव पेशेंस एंड बियर विद मी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नाम है। सबसे पहली बात तो हम ये समझे कंज्यूमर क्या होता है, फिर हम ये समझे इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर दोनों को जो है कंबाइंड वे में समझेंगे। देखो, कंज्यूमर इज एनी पर्सन who buys goods, who consume goods for consumption, who buys goods for consumption, who purchases final goods and services। अब नेशनल इनकम में आपने पढ़ा था फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, बस वही है। तो जो इंटरमीडिएट गुड खरीद रहा है वो कभी कंज्यूमर नहीं हो सकता, वो कंज्यूम नहीं करता। जो फाइनल गुड खरीदता है वो ही कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम फाइनल गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो, इतना कोई टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जाना, सिंपल सी बात है। पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंजम्पशन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर नीड्स एंड वांट्स, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, द टर्म इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। कंज्यूमर समझ आ गया भाई, कोई भी बंदा अगर जो है कोई भी गुड या सर्विस यूज कर रहा है, ले रहा है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम डिफाइंस अ स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज एनीथिंग। तो बेसिकली इसमें बोला जाता है कि इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, बेस्ट एंड नो मोशन। बेसिकली ऐसी एक पोजीशन जहां पर वो बंदा, अब वो बंदा कंज्यूमर भी हो सकता है, वो बंदा प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो बंदा मार्केट भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी। यहां पर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं, अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो एनी पोजीशन विच इज बेस्ट फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट थिंग, ठीक है, एंड द पर्सन हैज नो इंटेंशन टू मूव, to have a motion from that particular situation. So equilibrium defines a state of rest from where there is no tendency to change anything. तो अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया बेस्ट पोजीशन, कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट। तो अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों को कंबाइंड वे में पढ़ते हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेज कि इट इज दैट पोजीशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? क्योंकि बेस्ट पोजीशन और कंज्यूमर किस इंटेंशन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। तो जहां पर उसकी जो है बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर हैज अटेन्ड मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द नंबर ऑफ कमोडिटीज परचेज गिवन हिज और हर इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, तो गिवन जो है उसकी इनकम डिफाइंड है, इतनी लिमिटेड इनकम है, प्राइसेस मार्केट में यही चल रहे हैं। अब आपको बताना है कि भैया वो किस बेस्ट पोजीशन में होगा। ठीक है, अगला आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतना जरूरी है जानना, आप लोगों के लिए भी इतना जरूरी है, प्रैक्टिकली भी ये फॉलो होता है। इट enables consumers to maximize his or her utility from the consumption of one or more commodities। जब आप एक या उससे ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट तक लेकर जा सकते हैं। यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मींस द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। It helps the consumers to arrange the combination of two or more products based on consumer taste preference for maximum utility। वो कंज्यूमर को बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स बनाकर देता है जिसमें कंज्यूमर को बेस्ट सेटिस्फेक्शन जो है मिल सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हालांकि इस पार्ट को छोड़ भी दोगे तो इतना कुछ वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के ना दो तरीके हैं आपके पास। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच
एंड दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। अगर हम कार्डिनल की बात करें तो कार्डिनल ना हमेशा यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करता है। ये बात याद रखना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल ऑर्डिनल में डिफरेंस। कार्डिनल हमेशा जो है यूटिलिटी हमेशा सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्शल या और मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये अदर नेम, यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर द अदर नेम्स ऑफ दीज पर्टिकुलर अप्रोचेस, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनल की अगर हम बात करें तो अगर वो कार्डिनल जो है नंबर्स में मेजर कर रहा है तो ये कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं करेगा, ये आपकी सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग दे देगा, ठीक है। देखो कार्डिनल बोलता है कि भैया सेटिस्फैक्शन है, मैं उसको नंबर्स में मेजर कर रहा हूं क्योंकि बेस्ट पॉसिबल वे ना टू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही है। ऑर्डिनल बोलता है भैया सेटिस्फैक्शन तो एक फीलिंग है, फीलिंग को थोड़ी ना आप अपने नंबर्स में मेजर कर सकते हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता हूं, क्या मैं इसको नंबर्स में मेजर कर सकता हूं? इवन तो नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैं नंबर्स में मेजर कर सकता हूं? नहीं। तो ऑर्डिनल बोलता है भाई तेरी अप्रोच ही गलत है भैया, तू ये तो मेजर नहीं कर सकता नंबर्स में तू कितना प्यार करता है, लेकिन तू ये तो मेजर कर सकता है तू किस वाली गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है, प्रेफरेंस तो दे ही सकता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि आप भैया रैंकिंग के थ्रू काम करोगे, और इसका दूसरा नाम है हिक्सियन अप्रोच, ठीक है जी, क्योंकि ये जो जॉन हिक्स जो है हमारे, उन्होंने दी थी ये। अगला आता है कार्डिनल अप्रोच को जो है जो थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहली बात उसने बोला सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी, ऐसा समझ लो सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी। हालांकि यूटिलिटी की जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है इट इज द नीड या फिर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और इसकी यूनिट वो कह रहा है यूटिल्स। हम जो है सेटिस्फैक्शन को किस में मेजर करेंगे? यूटिल्स में मेजर करेंगे। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक होता है आपका टोटल यूटिलिटी एंड दूसरा होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सेज इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन टाइम, इन अदर वर्ड इट इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। पहले मैं दोनों की डेफिनेशन रीड कर देता हूं, फिर मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी सेज इट इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इन अदर वर्ड इट इज द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। तो टोटल यूटिलिटी का जो है फॉर्मूला वो बन जाता है समिशन एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर दो, और एमयू का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन, या फिर चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट। जैसे वो कह रहा है कि भैया मैं एक चॉकलेट खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, चार खाऊं, मुझे एक से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? सपोज करो 20 यूटिल्स की, दूसरे से मिली 15 की, इससे 10 की, इससे 5 की। तो कह रहा है चार की, जो मैंने चार चॉकलेट खाई उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? सबकी मार्जिनल यूटिलिटी ऐड कर दो, 20 30 40 50, ये आपकी टीयू आ गया, ये आपका टीयू आ गया। मैंने क्या करा? सबका एमयू ऐड कर दिया। एमयू इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब मैं फर्स्ट से सेकंड पे गया तो मेरी यूटिलिटी में क्या चेंज आया, मेरी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया, मतलब मेरा सेकंड कमोडिटी से मुझे कितनी यूटिलिटी जो है मिली है, दैट इज 15 यहां पर, दैट इज 15 यहां पर। तो एमयू हो गया 15, ये एमयू ऑफ 1 है, ये एमयू ऑफ 2 है, ये एमयू ऑफ 3 है, ये एमयू ऑफ 4 है। फोर्थ से मेरे को कितनी मिली, थर्ड से कितनी मिली, सेकंड से कितनी मिली, फर्स्ट से कितनी मिली, ठीक है। और ये हमेशा डिक्रीज होती है, क्यों होती है अभी आप जानोगे थोड़ी देर में। तो आपकी टोटल यूटिलिटी मैंने कैसे निकाली है? समिशन एमयू, सब ऐड कर दिया। और यही अगर मुझे एमयू निकालना हो, क्या निकालना हो? एमयू निकालना हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एमयू कैसे निकलेगा? भैया कुछ भी नहीं है, एमयू का फॉर्मूला है, अगर वो बोल रहा है कि मुझे जैसे सपोज करो वो बोल रहा है मैंने किसी कमोडिटी की 2 यूनिट्स कंज्यूम करी तो मुझे 20 यूटिल्स मिली, और यही अगर मैं 3 उसकी यूनिट्स कंज्यूम करता हूं तो 30 मिलती है। तो वो कह रहा है थर्ड जो मैंने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बताओ। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन, ठीक है, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन। तो टीयू 3 माइनस टीयू 2, 3 की कितनी टोटल यूटिलिटी थी? माइनस 2 की, विच इज 30 माइनस 20। तो दैट मीन्स मुझे जो उससे मिल रही थी वो थी आपकी 10 यूटिल्स। कितनी मिल रही थी मुझे? 10 यूटिल्स, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला, अच्छा ये तो जब साइमल्टेनियस हो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इनके बीच में दिया हो तो ऐसे निकलेगा। लेकिन अगर वो बोले कि मुझे 2 यूनिट्स कंज्यूम करने पे 20 यूटिल्स मिल रही थी और मुझे 6 यूनिट्स कंज्यूम करने पे 40 यूनिट्स यूटिल्स मिल रही थी, अब मुझे बताओ एमयू क्या है? अब यहां पर वो एमयू स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, वो ओवरऑल एमयू पूछेगा, जिसका फॉर्मूला सेकंड वाला लग जाएगा, दैट इज चेंज इन टीयू। टीयू में कितना चेंज आया? 20 से 40, मतलब 20 बढ़ा बस। और यूनिट्स में कितना चेंज आया था? 4, तो इसका मतलब है
पर यूनिट मुझे जो है 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर साइमल्टेनियस है तो ये वाला लग जाएगा। हालांकि ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो इसमें भी लग सकता है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं ये वाला लगाऊं इसमें, तो चेंज इन यूटिल कितना हो रहा है, 30 माइनस 20 10 अपॉन चेंज इन यूनिट 3 माइनस 2 1, तो 10 अपॉन 1 10, अभी भी 10 आएगा। तो ये वाला जो है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये होता है आपका टी यू एंड एम यू। और आगे अगर हम चलते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन उससे पहले हम जरा रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं बिटवीन टी यू एंड एम यू। हम क्या है, रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं बिटवीन टी यू एंड एम यू, कि भैया टी यू और एम यू में कैसा रिलेशन होता है। देखो ये फेजेस में होता है। कैसा होता है, फेजेस में होता है, ठीक है। जब तक आपका एम यू, देखो एम यू हमेशा गिरेगा, लेकिन जब तक वो पॉजिटिव है, मतलब यहां से लेकर यहां तक एफ पॉइंट से पहले पहले, तो टी यू हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। आप देख सकते हो टी यू हमेशा इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे। जैसे ही एम यू 0 हो गया एट पॉइंट एफ, टी यू मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता टी यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेटिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉइंट ऑफ सेटिटी, कि भैया मेरा पेट भर गया, इससे ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिटी। और लास्ट आ जाता है जैसे ही एमयू गिर के नेगेटिव हो जाता है, टीयू गिरना स्टार्ट हो जाता है। टीयू जो है वो आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है आपका रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। व्हेन एमयू डिमिनिशेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। व्हेन एमयू इज 0, टीयू इज मैक्सिमम। व्हेन एमयू इज नेगेटिव, टीयू डिमिनिशिंग। ये पॉइंट्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे पढ़े लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या पढ़े अगर हम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जो आगे डिमांड चैप्टर में भी हमारे काम आने वाला है। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ इतनी सी बात बोलता है। विद एग्जांपल आपको बताऊंगा कि भैया मैं जो है धूप में खेल रहा था, ठीक है जी। सपोज करो समर वेकेशन चल रही है, बहुत मजा आ रहा है भैया, सुबह निकले बैट लेकर, शाम को घुस रहे हैं, ठीक है। पूरा दिन गर्मी में खेले, अब जो है बॉडी पूरी एक्सर्ट कर चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और मम्मी जी को बोला, जी मम्मी जी एक जग भर के ना जरा शिकंजी बना दो। अब मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, उन्होंने पहले ही ना जग भर के बना रखा था, फ्रिज में रखा रखा चिल्ड, ठीक है जी। अब मैं क्या हुआ, मैंने गिलास निकाला, भरा, एक गिलास पिया, ओए होए होए मजा आ गया। फिर दूसरा पिया, ओहो हो, तीसरा पिया, ओहो हो, चौथा पिया, ऐसे मैं 4 गिलास बैक टू बैक पी गया। तो एक चीज मैंने एनालाइज करी कि जितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, मजा नहीं, सेटिस्फैक्शन डिफरेंस होता है। जितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे फर्स्ट यूनिट से आई होगी, फर्स्ट ग्लास ऑफ शिकंजी से आई होगी, उतना सेकंड से नहीं आई। जितना सेकंड से आई उतना थर्ड से नहीं आई, जितना थर्ड से आई उतना फोर्थ से नहीं आई होगी। सिंपल सा रूल है। क्योंकि जब मैं पहला पी रहा था, उससे पहले मेरी वो नीड, वो प्यास, वो तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रखी थी। तो जैसे ही पहला पिया तो वो उससे कुछ तो हद तक सेटिस्फाई हो गई। सेकंड जब हमने पिया तो फर्स्ट वाले ने पहले ही ऑलरेडी थोड़ी सेटिस्फाई कर दी, थोड़ी आग बुझा दी थी मेरे अंदर, तो सेकंड वाले ने थोड़ी और कम कर दिया उसको, थर्ड। तो ऐसे ये रूल होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, अच्छा जो कमोडिटीज है वो सक्सेसिवली जो है वो कंज्यूम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक शिकंजी का गिलास पिया फिर 2 घंटे बाद पी रहा हूं, बैक टू बैक। और ग्लास की बात हो रही है, चम्मच की बात नहीं हो रही है। तो it says that when we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जो utility है वो गिरती जाती है। This law was given by H.H. Gosson. किसने दिया था ये, H.H. Gosson ने, which is why it is also known as Gosson's first law of consumption. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर काम करता है। अब वो एजम्पशंस क्या है, सबसे पहला हो गया कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड। यहां पर कार्डिनल अप्रोच, क्योंकि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर करेंगे। इट इज एज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, पैसों के उसमें होगा। इट इज एज्यूम दैट अ रीजनेबल क्वांटिटी इज कंज्यूम। मैंने क्या बोला, ग्लास पी रहा हूं, चम्मच में भर के पीऊंगा तो और तड़प होगी फिर उसकी। द कंजम्पशन इज एज्यूम टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रहेगी, बैक टू बैक कंज्यूम करना। द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम डज नॉट चेंज। पहले वाले में मीठा ज्यादा था, दूसरे वाले में नींबू ज्यादा था, वो सब नहीं, सबकी क्वालिटी सेम रहनी चाहिए। द कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल। रैशनल कंज्यूमर का मतलब है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। एंड एमयू ऑफ वन कमोडिटी हैज नो रिलेशन टू एमयू ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है जी, कि एक की एमयू दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है जी,
तो ये होता है MU ऑफ वन कमोडिटी हैज नो रिलेशन टू MU ऑफ अनदर। सपोज करो यहाँ शिकंजी पी के ऊपर मैं कुछ खा भी रहा हूं तो उनका आपस में कुछ लेना देना नहीं, ताकि वो मेरे और MU को एनहेंस कर दे। MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। MU ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं 1 रुपी कहीं खर्चता हूं किसी कमोडिटी पे, तो उस रुपी का बेसिकली मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको बोलेंगे MU ऑफ मनी या फिर MU ऑफ रुपी। As a consumer spends more on commodities, money becomes dearer to him and he tries to spend less, which increases MU of money. In this case, MU of money has to be constant, measure the MU of commodity. इस पार्ट को जो है आप छोड़ सकते हैं, totally leave it. ठीक है, ये इतना ज्यादा हमें टेक्निकली डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर आर अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम। तो ये आर दीस assumptions आर क्वाइट सिंपल। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो बस MU गिरता ही रहेगा। जब हमने TU MU की रिलेशनशिप पढ़ रहे थे तो उसमें भी MU सिर्फ और सिर्फ गिर ही रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की अप्रोच। कार्डिनल में दो है, एक है वन कमोडिटी केस जिसमें सिर्फ अगर वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे, और दूसरा होता है आपका टू कमोडिटी केस। पहले पढ़ते हैं हम वन कमोडिटी केस। अब वन कमोडिटी केस में क्या बोलता है ध्यान से समझिएगा। देखो वन कमोडिटी में सिंपल सी बात है, वो इतनी असम्पशन लेकर बैठा है कि हम जो है अपनी एंटायर इनकम एक ही कमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम दूसरी कमोडिटी ला ही नहीं रहे। अब यहां पर दी परचेज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सिंगल कमोडिटी। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ऑलरेडी गिवन इन मार्केट, फिक्स्ड है और वही रहेगा। बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, द गोल ऑफ अ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सरप्लस। So in the case of single commodity, the consumer equilibrium can be explained on the basis of law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility says, ये आप अभी सब आप पढ़ के ही आ रहे हो। तो मैंने क्या बोला था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड चैप्टर में तो आएगा, इधर भी बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब देखो उसने कंडीशन बोल दी आपको कि वन कमोडिटी केस में एक सिंपल सी कंडीशन है आपकी टू फाइंड आउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। अच्छा एक बात याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी यूटिल्स में मेजर होती है और जो प्राइस है वो आपका किसी करेंसी में, लेट्स सपोज रुपीस में मेजर होगा। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कैसे कर देंगे, एज पर दी कंडीशन इक्वेट ही नहीं कर सकते हम आपस में। तो दैट मींस किसी एक को दूसरे की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ MU को, यूटिल्स को रुपीस की फॉर्म में लिखेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी 1 रुपी। तो बेसिकली जब यहां पर जो है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ अगर हमें मनी निकालना है तो इसका मतलब है जो भी यूटिल्स में हमें मार्जिनल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक कमोडिटी कंज्यूम करने पे मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, एक कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम करने में मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, और माइनर यूटिलिटी ऑफ रुपी अभी मैंने आपको बताया था वो माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी था। कई बार हम उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं बट टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस। माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी में तो था कि भाई मनी की क्या माइनर यूटिलिटी की, मतलब मनी हमारे लिए वो डियरर होता जा रहा है, तो वो वाला पार्ट आपको बिल्कुल छोड़ना। माइनर यूटिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या है कि बेसिकली जब मैं 1 रुपया और 1 रुपी, ओनली 1 रुपी व्हेन आई स्पेंड ऑन दी अदर गुड, तो मुझे कैसी यूटिलिटी मिलती है, कितने रुपए, कितनी यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को एक कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम करने से 20 यूटिल्स मिली, और जब मैं 1 रुपया उस पर खर्चता हूं उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे 1 रुपी, व्हेन आई स्पेंड 1 रुपी ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, तो मुझे 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। कितने की मिलती है, 2 यूटिल्स की। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो इसका मतलब है मुझे 10 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली कि नहीं मिली, मुझे 10 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली कि नहीं मिली, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि भैया वही वाली बात हो जाती है कि यार अगर मैं 20 रुपए के जो है 12 केले लेकर आ रहा हूं तो मुझे 10 रुपए के कितने मिलेंगे। ठीक है, ऐसे वाला सीन हो गया। तो अगर मैं 20 रुपए के 12 केले लेकर आ रहा हूं तो एक केला हो जाएगा 20 अपॉन 12। ठीक है, सॉरी, एक रुपए में कितने केले आएंगे, 12 अपॉन 20, और 10 में कितने आएंगे, 12 अपॉन 20 इंटू 10, तो 6 हो जाएगा। ऐसे वाला सीन है कि अगर एक यूनिट कंज्यूम करने से 20 यूटिल्स मिल रही है और 1 रुपया जब खर्च करता हूं तो 2 यूटिल मिलती है,
तो टेक्निकली 20/2 मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 10 रुपए की जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ऐसे जो है माइनर यूटिलिटी इन यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डिवाइडिंग बाय माइनर यूटिलिटी इन यूटिल्स बाय माइनर यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। अगर हम चलो सबसे पहले टेबल पढ़ लेते हैं। तो टेबल में वो ये बोलता है कि देखो ये हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 1 करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, 5 करी, प्राइस सबका सेम है, देखो 10 10 10 10 10। माइनर यूटिलिटी यूटिल्स में 20 16 10 4 0 -2। हमने माइनर यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी मान लिया, एक ही यूटिल है कि 1 रुपया मैं किसी भी कमोडिटी पे खर्चता हूं तो मुझे एक यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये हमने एज्यूम कर लिया यहां पर। अब जब हमने एज्यूम कर लिया है, सॉरी, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा यूटिल्स को रुपये में करने के लिए, यूटिल्स डिवाइड बाय माइनर यूटिलिटी, तो 20/120 ये तो सेम ही आ गया। हमने जानबूझ के 1 एज्यूम करा है सो दैट जो है हमारा ज्यादा डिवीजन में हमें ज्यादा उलझना ना पड़े, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, हमारा प्राइस और माइनर यूटिलिटी इन रुपी को आपस में कंपेयर करना है। देखो जब वो एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, एक यूनिट उस कमोडिटी की, तो प्राइस दे रहा था 10 रुपए, लेकिन मजा मिल रहा है 20 रुपए का। तो ऐसे में उसके मन में लालच आएगा कि भैया मैं तो और कंज्यूम करूंगा, मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है 10 का। तो फिर वो दूसरी यूनिट पे जाएगा, वहां पर भी वो 10 रुपए देकर आया, इससे मिली 16। अब वो कह रहा है कम हो गई मेरी, नो डाउट कम हो गई, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हो, चलो भैया। फिर वो कह रहा है चलो मैं तीसरी भी कंज्यूम करूंगा, तीसरी के भी 10 देकर आया। अब प्राइस भी यहाँ पर 10 है और माइनर यूटिलिटी इन रुपी भी 10 है। तो वो बोलेगा कि भैया ठीक है यार, लॉस तो नहीं हुआ। तो वो एक बार फिर भी आगे जाने की सोचेगा। तो वो फोर्थ जब यूनिट खरीदेगा, अभी भी प्राइस 10 ही देकर आया, लेकिन माइनर यूटिलिटी अब 4 रुपए होगी, यहां पर लॉस। और उसको पता है कि इससे आगे जाऊंगा तो लॉस ही लॉस होने वाला है, तो वो यहीं आकर रुक जाएगा, यहीं आकर रुक जाएगा। तो जहां पर प्राइस और माइनर यूटिलिटी इक्वल, देखो ये सारा लॉजिकल है, किसी ने बनाया नहीं है, बस ढूंढा गया है इसको कि ऐसा होता है, ये डिस्कवरी हुई है। तो 3 यूनिट्स is the consumer equilibrium. At 3 units there will be consumer equilibrium because price is equal to marginal utility in rupee. ठीक है। वट इफ कि उसका जो है माइनर यूटिलिटी ज्यादा आ जाए प्राइस से, तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगा, तो फिर वो होर स्पेंड करेगा उस पे। अब वो स्पेंड कर रहा है, होर कंज्यूम कर रहा है, तो एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी कम होती जाएगी और तब तक रहेगी, और जब तक कम होगी तब तक जब तक प्राइस इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है जी। तो इन केस mu इज ग्रेटर देन, ये कई बार सीक्वेंस पूछ लेगा वो आपसे कि क्या करेगा इसके बाद वो सीक्वेंस, तो ये पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर माइनर यूटिलिटी ऑफ रुपी ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ यूनिट इज लेस देन इट्स प्राइस, तो उसके लिए लॉस वाली सिचुएशन है, वो उस पर कंजम्पशन कम करेगा। जब कंजम्पशन कम करेगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी के टेबल में ऊपर जाएगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और अल्टीमेटली तब तक बढ़ेगी जब तक जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो प्रोसेस रिमेन सेम, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये था आपका 1 कमोडिटी केस। अब चलते हैं हमारे 2 कमोडिटी केस में। ठीक है, 2 से ज्यादा वाला आ जाएगा आपका आगे ग्रेजुएशंस में, लेकिन यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 2 कमोडिटी केस तक ही है। अब 2 कमोडिटी केस क्या बोलता है कि भैया 2 कमोडिटीज आर बीइंग कंज्यूम, 2 कमोडिटीज यहां पर अब कंज्यूम होंगी, ए और बी या जो भी हो। अब इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इक्वी माइनर यूटिलिटी। क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी माइनर यूटिलिटी, विच स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम, उसकी जितनी इनकम है वो अब दोनों यूनिट्स दोनों कमोडिटीज पे कंज्यूम कर रहा है, टू परचेज डिफरेंट कमोडिटीज इन सच अ वे दैट लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी प्रोवाइड्स हिम इक्वल माइनर यूटिलिटी इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो वो इस वे में स्पेंड करेगा कि जो एक एक रुपए लास्ट पे, जो दोनों कमोडिटीज के लास्ट के एक एक रुपए उसने खर्च करे हैं, तो वो जो है उन पे सेटिस्फेक्शन बराबर मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर एक पे ज्यादा मिली एक पे कम, तो वो उससे खर्चा निकाल के जिस पे ज्यादा मिली उस पे लगाता रहेगा, तो कभी सेटल नहीं हो पाएगा। तो ये जो है इसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, बेसिकली mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन p ऑफ y। ये कंडीशन आपको याद रखनी है बाय हार्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी माइनर यूटिलिटी, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when the ratio of minor utility of one commodity to its price is equals to ratio of minor utility of another commodity to its price. To attain equilibrium position, minor utility of last rupee spent on each good is same. Minor utility of a commodity falls as more of it is consumed. As more of it is consumed. ठीक है? Now let us understand the consumer's equilibrium in case of two commodities with an example. जैसे suppose करो consumer के पास 24 रुपए हैं और वो 2 कमोडिटीज एक्स और वाई खरीद रहा है। अब उसका प्राइस है एक्स का 2 रुपए, वाई का है 3 रुपए, एंड हिज माइनर यूटिलिटी शेड्यूल इज गिवन बिलो।
अब देखो ये आपके सामने जो है टेबल है, अब हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या, उसके पास जो 24 रुपए थे उससे जो है एक्स वाली लेकर आया, एक्स कमोडिटी लेकर आया, उसकी एक यूनिट से 20 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। कितने की मिली? 20 यूटिल की सेटिस्फेक्शन, और उसका प्राइस था 2, तो 20/2 हो गया 10। तो इसका मतलब है उसको जो है टेक्निकली जो है 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन, मतलब 1 रुपए में वो 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन लेकर आ रहा है। जब हमने प्राइस से डिवाइड कर दिया ना यार, देखो सिंपल है, 2 रुपीज इज इक्वल टू 20 यूटिल्स, तो 1 रुपी विल बी इक्वल टू 20/2 विच इज 10 यूटिल्स। ठीक है। अब वो कह रहा है कि चलो मैंने एक्स तो ले ली, अब एक वाई भी ले लेते हैं। अब वाई पे भी उसने पैसे खर्चे, उससे मिली उसको 24 यूटिल्स, और लेकिन उसका प्राइस था 3, तो 24/3, उससे 8 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। उसके पर रुपए की कितनी सेटिस्फेक्शन आ रही है? 8 यूटिल्स की। अब इससे 10 है, इससे 8 है, तो वो किसकी तरफ ज्यादा टेम्प्ट हो जाएगा? वो किसकी तरफ ज्यादा टेम्प्ट होगा? वो होगा एक्स की तरफ ज्यादा टेम्प्ट। वो कहेगा अब मैं सेकंड वाली अब मैं जो अभी पूरे 24 रुपए तो खर्च नहीं हुए, अब वो कह रहा है कि अब मैं सेकंड एक्स वाली दोबारा खरीदूंगा क्योंकि उससे मुझे ज्यादा मिल रही है, तो उसने एक और खरीदी। अब इससे 18 18 डिवाइड बाय 2 9, अभी भी इससे पर रुपी जो सेटिस्फेक्शन है वो 9 है, उससे 8 मिली थी। वो कह रहा है एक्स दोबारा खरीदूंगा मैं। फिर वो आ गया वापस, एक्स की एक और खरीदी, उससे मिली 16, 16 डिवाइड बाय 2, ये आ गई 8। अब वो कह रहा है कि ये तो बराबर होगी, चलो अब वाई पे आते हैं। वाई की उसने खरीदी 21, 21 डिवाइड बाय 3 7। वो कह रहा है कि यार एक्स से ज्यादा थी, चलो एक्स पे चलते हैं। तो अभी तक वो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद चुका है, 2 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद चुका है। ठीक है, तो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स मतलब अगर एक 2 की है तो 3 इंटू 2 6, और ये 3 की है तो 3 3 6, 12 रुपए वो खर्च चुका है, 12 बाकी के बचे। अब वो कह रहा है चलो एक्स पे आते हैं। एक्स की खरीदी उसने एक और, उससे उसको 14, 14 डिवाइड बाय 2 7। वो कह रहा है बराबर होगी, चलो अब वाई पे आते हैं वापस। फिर उससे 18 थर्ड यूनिट से 18 डिवाइड बाय 3 6। वो कह रहा है कम हो गई, चलो वापस एक्स पे आते हैं। एक्स की उसने खरीदी आपकी 5, पांचवी जो है उससे 12, 12 डिवाइड बाय 2 6। कह रहा है बराबर हो गई, चलो अगले पे चलते हैं वाई पे। उसने वाई की फोर्थ यूनिट खरीदी 15, 15 डिवाइड बाय 3 5। वो कह रहा है भाई ये तो कम हो गई, फिर एक्स पे चलते हैं। ये उसने खरीदी 10 डिवाइड बाय 2 5, और यहां पर उसके पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अगर वो 6 यूनिट एक्स ही खरीद रहा है तो 6 इंटू 2 12 यहां पर हो गया, और 4 वाई की खरीद रहा है तो 4 इंटू 3 12, तो टोटल 24 हो गए। और आपने देखा होगा यहाँ पर उसमें जो जो रुपी की सेटिस्फेक्शन दोनों कमोडिटी की आ रही है वो इक्वल आ रही है, दैट इज mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन p ऑफ y। यहां पर आपका जो है टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो ये होता है आपका लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अंडर टू कमोडिटी केस। ये सारा जो मैंने अभी आपको टेबल समझाया यही लिखा था। जहां पर उसको लगता है mu ऑफ x प्राइस अपॉन प्राइस ऑफ x ज्यादा है, mu ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y, वो x पे ज्यादा खर्चेगा। अब x पे ज्यादा खर्चेगा, उसकी और कंजम्पशन बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? यूटिलिटी कम होती जाएगी। और सेम इज दी वाइस वर्सा, मतलब ऑपोजिट इज दी वाइस वर्सा। तो ये थी आपकी कार्डिनल अप्रोच। अगर हम हमारे चलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की तरफ, तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है, जरा एक बारी उसकी भी बात हम जो है सुन लेते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि भैया मैं नहीं दे सकता ये नंबर मेरे बस का नहीं है, मैं दूंगा रैंकिंग। ये दी थी J.R. हिग्स एंड RGD एलन ने। ठीक है, और इसमें हम जो है यूटिलिटी को रैंक्स में, प्रेफरेंस में, वो कह रहा है मैं दो कमोडिटीज में किस में कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है ये तो नंबर्स में नहीं बता सकता, लेकिन प्रेफरेंस तो दे सकता हूं ना, दैट आई प्रेफर ऑरेंज जूस ओवर एप्पल जूस, ऐसे वाला। तो इसमें इन डिफरेंस कर्व का यूज किया जाता है विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं दो गुड्स के। ठीक है जी, 10 यूनिट्स ऑफ एक्स, 20 यूनिट्स ऑफ वाई, 30 यूनिट्स ऑफ एक्स, 12 यूनिट्स ऑफ वाई। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें बंदा इनडिफरेंट होता है, मतलब वो ए और बी को इक्वली प्रेफर करेगा, वो कोई डिफरेंस नहीं समझता। जैसे अगर मैं आपको ऑफर दूं कि भैया मैं आपको 5 चॉकलेट और 6 सपोज करो मिठाई दूं, या फिर आपको 4 चॉकलेट या 8 मिठाई दूं, तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप कह रहे हो सर मेरे लिए दोनों बराबर है। तो यहां पर आप इनडिफरेंट हो रहे हो, उनके बीच में डिफरेंस नहीं कोई क्रिएट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपके लिए वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं दोनों के दोनों। तो वो जिस कर्व के ऊपर आएंगे उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। ये एक कन्वेक्स शेप कर्व होता है, क्यों होता है अभी हम जानेंगे। तो एक चीज होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है कि भैया इसमें ना कोई पॉइंट ऑफ सेटिटी नहीं है कि भैया बंदे का पेट भर गया तो आगे वो जाना ही नहीं चाहेगा इससे ज्यादा, नहीं।
ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटिटी इज मैक्सिमम टीयू वाला। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है भैया कंज्यूमर जो है हमेशा जो है वो वाला बंडल प्रेफर करेगा जिसमें या तो उसको दोनों गुड्स ज्यादा मात्रा में मिल रहे हो या एक सेम मिल रहा हो और दूसरा ज्यादा मिल रहा हो। जैसे अगर ए कॉम्बिनेशन में 10 यूनिट्स ऑफ एक्स है, 5 यूनिट्स ऑफ वाई है, बी में 11 यूनिट्स ऑफ एक्स है, 5 यूनिट्स ऑफ वाई है, और सी में 12 यूनिट्स ऑफ एक्स है और 6 यूनिट्स ऑफ वाई है, तो वो कह रहा है कि वो हमेशा बी को प्रेफर करेगा ओवर ए, सी को प्रेफर करेगा ओवर बी एंड ए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कोई पॉइंट ऑफ सेटिटी नहीं है। ठीक है, इनडिफरेंस मैप क्या होता है? जब हम जो है बड़े सारे इनडिफरेंस कर्व जो है एक ही उस पे उतार दें, जितने भी बनते हैं एक ही प्लेन पे उतार दें, तो ये बन जाता है आपका इनडिफरेंस मैप। तो इट रेफर्स टू सेट ऑफ ऑल इनडिफरेंस कर्व्स ऑफ अ कंज्यूमर। अब बात होती है एमआरएस क्या होता है? एमआरएस ना इसका स्लोप होता है कि किस वे में इंक्लाइन करेगा, और एमआरएस जो है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। क्यों होता है ये बात ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो एक कॉम्बिनेशन है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, इसमें 10 यूनिट्स है, 5 है। अब कंज्यूमर चाह रहा है कि मेरी इसकी यूनिट बढ़ जाए प्रोडक्ट वाई की, तो वो क्या करेगा? वो यहां पर 6 करेगा, लेकिन उसको पता है कि अगर मेरे को इसकी यूनिट बढ़ाई है तो इसकी कम करनी पड़ेगी, ये रूल है, इसकी कम करनी पड़ेगी, ये रूल है। इसका रीजन क्यों? क्योंकि अगर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना है, अगर इसकी बढ़ा दे और इसकी कम ना करे तो ऑब्वियस ही बात है उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, ऐसा मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है। वो रैंकिंग बना देगा और हमें इंडिफरेंस कर्व पे सेम रैंकिंग वाले डालने होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर इसकी बढ़ाई है तो इसकी कम करनी पड़ेगी। कह रहा है मैं इसकी एक और बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अब इसका भी कम करूंगा ये रहा, लेकिन इधर मैंने 2 सैक्रिफाइस करा था, इधर एक। ये एमआरएस होता है, ये सैक्रिफाइस जो आप कर रहे हो इसको एमआरएस बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कम क्यों होता जा रहा है? व्हाई इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग? इसका सिंपल सा रीजन है, देखो, क्योंकि जो है कंज्यूमर को पता है कि यार जब मैं 5 से 6 गया और 6 से 7 गया, दोनों में +1 हुआ, दोनों में एक एक यूनिट बढ़ी वाई की, लेकिन जितनी मेरे को इस +1 से सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतनी मेरे को इससे नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है भैया सेटिस्फेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, एमयू गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो वो कह रहा है जब मेरा एमयू सेम नहीं है तो मैं सेम लेवल ऑफ सेक्रीफाइस क्यों करूं? मेरा एमयू कम हुआ तो मैं सेक्रीफाइस भी कम करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसी वजह से जो है एक एमआरएस ऑलवेज डिक्रीजिंग, और इसी वजह से आपका कन्वेक्स शेप मिलता है, यही स्लोप होता है। समझ गए बात? क्यों समझ गए? एमआरएस क्या होता है? यूनिट्स ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड्स गेन्ड, एंड एमआरएस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर हम आगे चलें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी। आईसी क्या है? इनडिफरेंस कर्व, ये हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। इनडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे हमेशा कन्वेक्स जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है, क्योंकि डिक्रीजिंग एमआरएस होता है, इनडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो किसी एक्सिस को टच करेगा इट मींस कि वो एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, ये हम ले नहीं सकते हैं। उसके बाद हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा बड़ा IC1 IC2 में ज्यादा सेटिस्फेक्शन है एज कंपेयर टू IC1, IC3 में उससे भी ज्यादा होगी, जितना हायर लेवल पे होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर अगर हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो इसकी एक और अप्रोच होती है, सॉरी एक और टूल चाहिए होता है इसमें, दैट इज बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? अभी हम तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अभी तक हमने इंडिफरेंस का पढ़ा ऑर्डिनल अप्रोच में। ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली प्रेफरेंस बताता है, वो आपकी रैंकिंग बताता है, उसमें पैसे का कहीं मेंशन ही नहीं हुआ, ना प्राइस का मेंशन हुआ, ना आपकी इनकम का मेंशन हुआ। बजट लाइन प्रॉपर उसका पैसा और उनकी इनकम देखकर ये बताता है कि उसके बजट में, उसके पर्स में, उसके वॉलेट में कितने पैसे हैं, सो दैट गिवन प्राइसेस के साथ वो ये कॉम्बिनेशन खरीद सकता है ऑफ टू गुड्स। तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज बंडल्स which cost the amount just equal to consumers money income, give us the budget line. Consumer budget states that the real purchasing power of a consumer from which he can purchase certain quantitative bundles of two goods at given price. तो इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं जो प्राइसेस ऑफ गिवन गुड और गिवन प्राइसेस ऑफ गुड एंड इनकम जो है उसको अलाउ करते हैं खरीदने के लिए। ठीक है, और एक चीज होती है आपकी बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट में देखो, बजट लाइन में हम एज्यूम करते हैं कि वो अपनी सारी इनकम दोनों गुड्स पे लगा रहा है, बजट सेट पे वो सारी इनकम भी लगा सकता है या फिर नहीं भी लगा सकता। तो ये जो पूरा ट्राइंगल आपको मिल रहा है, ये पूरा बजट सेट को डिनोट करता है, ये पूरा बजट सेट को डिनोट करता है।
तो बजट सेट इज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ही कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस। अब वो भले ही पूरी इनकम स्पेंड करे या ना करे, लेकिन जो है वो अफोर्ड कर सकता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? यूनिट्स ऑफ गुड सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड गेट। सेम ही बात होती है, जिसको हम प्राइस रेशियो के नाम से भी जानते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है जी, पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब जो कमोडिटी गेन कर रहे हो उसका प्राइस ऊपर आ जाएगा, जो कमोडिटी सेक्रीफाइस कर रहे हो उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, और स्लोप क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, शिफ्ट कब होगा बजट लाइन में? बजट लाइन में देखो दो टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। एक चेंज होता है आपका जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन, और दूसरा आता है आपका पिवट, रोटेशन, जो हमने कल हमारे पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा था। बजट लाइन हमेशा तब शिफ्ट होगा जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि अब वो दोनों कमोडिटीज के ज्यादा ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएगा। इनकम कम हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर दोनों के प्रोपोर्शनेट प्राइस जो है डिक्रीज हो जाए, तो इसको बोलते हैं रियल इनकम बढ़ना। जब उसके प्रोपोर्शनेट प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे दोनों गुड्स के, तो वो ज्यादा ज्यादा खरीद पाएगा विद सेम इनकम। ठीक है, ये सब यहां पर लिखा हुआ है, शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने लिखी है। जब भी दोनों के, सपोज करो ये बजट लाइन है, अब प्रोडक्ट वाई के भी प्राइस गिर गए, प्रोडक्ट एक्स के भी, दोनों के 50% गिर गए, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा पैरेलल शिफ्ट। क्यों? क्योंकि अब रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम मतलब जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, तो इवन तो मैं अभी भी कमा मॉनिटरीली उतना ही रहा हूं, लेकिन 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 अब उतने ही रुपए में, उतनी ही इनकम में मैं ज्यादा यूनिट खरीद पाऊंगा, क्योंकि प्राइस गिर चुका है इकोनॉमी में। सिमिलरली जब दोनों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और ऐसे उनकी इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर की तो राइटवर्ड शिफ्ट, अदरवाइज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अच्छा पिवट तो मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। पिवट में क्या होता है कि जब सपोज करो, ये इनकम से नहीं होता, ये कभी भी जब किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए, सपोज करो वाई का प्राइस बढ़ गया, तो वो वाई की यूनिट कम खरीद पाएगा, एक्स की अभी भी उतनी खरीद पाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा। और अगर वाई का प्राइस बढ़ जाए और वाई का प्राइस कम हो जाए, तो ऐसे रोटेशन, एक जगह से चेंज हो गया दूसरे से सेम रहे, इसको पिवट बोलते हैं। सिमिलरली एक्स के प्राइस से चेंज होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। अब आते हैं फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसकी दो सिचुएशन है। एक, वेयर द स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखो ये दो आईसी है और इनके पास होने वाली ये बजट लाइन है, तो 3 पॉइंट पे स्लोप इक्वल है जहां पर इंटरसेक्शन होता है। अब इन तीनों में से कौन सा वाला जो है हमारा इंडिफरेंट जो है इक्विलिब्रियम होगा? देखो ए और सी जो है वो लोअर आईसी पे लाई कर रहे हैं, बी जो है वो अपर आईसी पे लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा, हमने पढ़ा था हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूमर रैशनल है तो वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? मैक्सिमम करना चाहेगा, तो इसका मतलब है वो बी पॉइंट की तरफ जाएगा। एंड एमआरएस फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये तो हमें पता ही है क्योंकि एमआरएस ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी दो कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एक लास्ट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि भैया एवेंजर्स बैच हमारा लाइव है, एवेंजर्स गोल्ड बैच हमारा लाइव है, तो जिस भी बच्चे को लगता है कि नहीं यार बहुत कम दिन रह गए हैं, मैंने अपनी तरफ से हाथ पैर मारे, मेरे मैथ्स जीटी नहीं हो पाया, मेरे को मॉक्स कहीं अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, मेरी वर्बल की तैयारी अभी तक नहीं हुआ, भैया अभी भी टाइम है। देखो गोल्ड में कितनी सारी फैसिलिटीज है, आपको मॉक्स मिल रहे हैं भरपूर। भरपूर का मतलब क्या होता है? आपके डोमेन के टॉपिक वाइज अलग हैं और फुल लेंथ अलग है, आपके वर्बल के हैं, जीटी के हैं, आईपी मैट, जिप मैट, क्राइस, एनएमआईएमएस, मतलब जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सबके मॉक आपको जो है भरपूर मिलने वाले हैं, अच्छी क्वांटिटी में मिलने वाले हैं। साथ में आपको ई बुक्स और क्वेश्चन बैंक्स मिलेगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी आपको बुक्स की मिलेगी, क्वेश्चन बैंक भरपूर मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी आपको, फैकल्टीज की मेंटरशिप, उनका डाउट सपोर्ट मिलेगा आपको, वर्बल की सारी वीडियोस जो आपके बुप्पी भैया ने बहुत प्यार से बनाई है वो सारी मिलने वाली हैं। तो जिस भी बच्चे को कोई इंक्वायरी लेनी है जल्दी से जो है ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है जी, और इस ऐप में जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसमें भी जो है नंबर नोट डाउन करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। बस ऐसे ही आप लोगों को डिमांड भी करा दूंगा और फिर हमारा जो है इकोनॉमिक्स का डिलीटेड पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आई गेस आपने कर लिया होगा, वो थ्योरी है तो उस पर अभी इतना फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।